नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में समाज का बोध पुस्तक का पाठ 1 समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ग। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वर्ग क्या होते हैं, किसे कहते हैं। वर्ग को सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी वर्ग जो है उसको सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार माना गया है, आधार के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में वर्ग व्यवस्था अवश्य दिखाई देती है। अनादिकाल से ही मनुष्य आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म, आय आदि के आधार पर वर्गों में विभक्त रहा है और समाज में स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, अमीर गरीब, बलवान निर्बल, शिक्षक व्यापारी, युवा प्रौढ़ और वृद्ध आदि वर्ग पाए जाते रहे हैं, जो कि आधुनिक एवं वर्तमान युग में भी देखे जा सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि वर्ग विभिन्न संबंधों वाला समूह है। अगर हम कहें कि वर्ग क्या है, तो वर्ग एक विशिष्ट संबंधों वाला समूह है। सामान्य रूप में वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनके सदस्यों की समान सामाजिक परिस्थिति होती है। अब आता है वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा। वर्ग का पर्यायवाची शब्द खंड है। अगर आप कहें वर्ग क्या होता है, तो वर्ग को खंड भी कहा जाता है, यानी भाग। कि वर्ग का पर्यायवाची शब्द खंड है। सामान्य अर्थों में वर्ग का आशय समान स्थिति वाले व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण देखें तो कहा गया है, उदाहरण के लिए शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, मजदूर वर्ग, बीड़ी कामगार, श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग की विभिन्न समाज विज्ञानियों ने निम्न रूपों में परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार एक सामाजिक वर्ग समूह का वह भाग है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से पृथक किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा को आर्थिक आधार पर प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ग किसी भी समाज का एक ऐसा तथ्य है जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन सामाजिक स्त्रीकरण का आधार प्रस्तुत करते हैं। मैक्स वेबर के विचारानुसार, यानी वर्ग के संबंध में मैक्स वेबर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एक नहीं है। मैक्स वेबर कहते हैं जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है वो एक नहीं है। आर्थिक व्यवस्था केवल वह पद्धति है जिसमें आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण तथा उपभोग किया जाता है। यही प्रक्रिया वर्गों का निर्माण करती है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि विभिन्न समाज विज्ञानियों ने सामाजिक वर्ग को विभिन्न आधारों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि आधारों पर समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार ब्रिटेन का, अमेरिका के आधुनिक समाज विज्ञानियों ने व्यवसाय को आधार मानकर वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की, तो अन्य विद्वानों ने धर्म तथा विलासिता को आधार बनाकर वर्ग को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण की एक मुक्त व्यवस्था का रूप है जिसका आधार सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, योग्यता आदि हो सकता है। यह समाज का वह भाग होता है जिसके सदस्यों की सामाजिक स्थितियां समान होती हैं, जिनके आधार पर इनमें सामाजिक जागरूकता पाई जाती है और समाज के अन्य वर्गों से अलग होते हैं। अब आती हैं वर्ग की विशेषताएं कि वर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता आती है सामाजिक संस्तरण। वर्ग का सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। सामाजिक वर्ग सामान्यतः संस्तरणों, स्तरों या खंडों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊंचे क्रम में उच्चतम वर्ग, उससे नीचे क्रम में निम्नतर वर्ग होते हैं। इस प्रकार समाज वर्गों में उतार चढ़ाव की संस्तरणात्मक व्यवस्था होती है। मार्क्सवादी विचारक
पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग व निर्धन वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वर्ग चेतना का समावेश समाज में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों में चेतना पाई जाती है और वे ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका पद एवं प्रतिष्ठा दूसरे वर्गों की अपेक्षा उच्च या निम्न है। यही वर्ग चेतना वर्ग के सदस्यों के व्यवहार का निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाती है। तीसरा आता है ऊंच नीच की भावना। विभिन्न वर्गों के सदस्यों के बीच ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। उदाहरण के लिए पूंजीपति वर्ग अपने को निर्धन वर्गों की अपेक्षा ऊंचा एवं श्रेष्ठ मानता है। इसी प्रकार निर्धन वर्ग पूंजीपति वर्ग को देखकर अपने को कमजोर एवं हीन समझते हैं। वह अपने को पूंजीपति वर्ग से नीचे समझते हैं। चौथा, वर्ग मुक्त व्यवस्था है। वर्ग की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वर्ग व्यवस्था एक खुली एवं मुक्त व्यवस्था है, अर्थात व्यक्ति अपनी स्थिति एवं परिस्थितियों के अनुसार किसी भी वर्ग में मिल सकता है। उदाहरण के लिए एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति निम्न वर्ग का सदस्य होता है, किंतु उसकी लॉटरी खुल जाती है तो वह उच्च वर्ग में पहुंच जाता है। अतः स्पष्ट है कि वर्ग व्यवस्था का एक खुली व्यवस्था होती है जिसे व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। पांचवा आता है वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति के जन्म का किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता, वरन वर्ग की सदस्यता के लिए तो व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्थिति को आधार माना जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का जन्म अशिक्षित परिवार में हुआ है, किंतु वह शिक्षा ग्रहण करके शिक्षित वर्ग की सदस्यता ले सकता है, अर्थात वर्ग में जन्म का बिल्कुल भी महत्व नहीं है। फिर छठा पॉइंट आता है वर्ग व्यवस्था अस्थिर धारणा है। वर्ग की यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी धारणा अस्थिर होती है, अर्थात वर्ग को बनवाने वाले आधारों में परिवर्तन होता रहता है। इसी के साथ साथ वर्ग व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। जो व्यक्ति आज अशिक्षित एवं अज्ञानी है, कुछ वर्षों में वह शिक्षित एवं ज्ञानी हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि वर्ग का आधार ही अस्थिर है। इस कारण वर्ग भी अस्थिरता के लिए रहते हैं। सातवां, विभिन्न वर्गों में सामाजिक दूरी। प्रत्येक वर्ग के सदस्य अपने वर्ग के सदस्यों से ही घनिष्ठ एवं नज़दीकी संबंध बनाए रखते हैं तथा अपने वर्गों के प्रति ही प्रेम, सहयोग व सहानुभूति की भावना रखते हैं और दूसरे वर्ग के सदस्यों से औपचारिक व दूरी के संबंध ही रखते हैं तथा अपने उत्सवों, त्योहारों व शादी विवाह में प्रत्येक वर्ग अपने वर्ग के ही सदस्यों को बुलाता है व संपर्क रखता है। संक्षेप में विभिन्न वर्गों के मध्य सामाजिक दूरी होती है। आठवां पॉइंट आता है वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित है। वर्ग जो होता है वो अर्जित परिस्थिति पर आधारित है। वर्ग व्यवस्था अधिकांशतः अर्जित परिस्थिति पर ही आधारित होती है। व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमताओं से जो स्थिति अर्जित करता है वही स्थिति उसे वर्ग विशेष की सदस्यता प्रदान करती है। इम्पोर्टेंट है, वर्ग व्यवस्था अधिकांशतः अर्जित परिस्थिति पर आधारित होती है। व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमताओं से जो स्थिति अर्जित करता है वही ही स्थिति उसे वर्ग विशेष की सदस्यता प्रदान कराती है। नवा आता है परस्पर निर्भरता। समाज में पाए जाने वाले सभी वर्ग, चाहे वे किसी भी आधार पर निर्मित क्यों ना हुए हों, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक होता है कि उनमें पारस्परिक निर्भरता बनी रहे। यदि वे वर्ग पूर्णतया स्वतंत्र हो जाएंगे तो सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक शिक्षित वर्ग के सदस्यों का संबंध पूंजीगत वर्ग, मजदूर वर्ग, अशिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग आदि सभी से होता है और यह सभी वर्गों पर निर्भर करता है। इस प्रकार सभी वर्ग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।
रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। संक्षेप में वर्ग एक महत्वपूर्ण विशेषता पारस्परिक निर्भरता है। फिर 10वां आता है उपवर्गों का निर्माण। वर्ग व्यवस्था में भी प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत अनेक उपवर्ग होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वर्ग में अनेक उपवर्ग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए श्रमिक वर्ग के अंतर्गत बीड़ी श्रमिकों का वर्ग, अगरबत्ती श्रमिकों का वर्ग, मजदूरी करने वाले श्रमिकों का वर्ग, फैक्ट्रियों और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों का वर्ग आदि सभी श्रमिक वर्ग के ही उपवर्ग हैं। अब वर्ग निर्धारण के प्रमुख आधार कि किस आधार पर वर्ग बनते हैं। वर्ग निर्धारण के संबंध में समाज विज्ञानियों के में पर्याप्त भिन्नता है। कुछ समाजशास्त्री वर्ग निर्धारण का आधार सामाजिक व आर्थिक तत्वों को मानते हैं, तो कुछ विद्वान सांस्कृतिक पक्ष को मुख्य आधार मानते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वर्गों का निर्माण विभिन्न आधारों पर हो सकता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, लिंग, जाति, संस्कृति, संपत्ति, आय, राजनीतिक सत्ता, निवास का स्थान आदि। इन सबसे प्रमुख आधारों को नीचे चर्चा की जा रही है। पहला आता है आर्थिक स्थिति। आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग निर्धारण ही उसे एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति प्रदान करने में सहयोगी होती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ही है या तो उसका जीवन स्वर्ग में गुजारने की स्थिति कर देती है, या उस जीवन नरक से भी बदतर स्थिति में गुजारने को मजबूर कर देती है। आर्थिक स्थिति के आधार पर ही समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्गों का उदय हुआ है। आर्थिक स्थिति किस प्रकार वर्ग निर्धारण का आधार बनाती है, इसके संबंध में कार्ल मार्क्स एवं मैक्स वेबर ने बहुत सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। अब अगला पॉइंट आता है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति भी वर्ग निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारतीय समाज में तो प्राचीन काल से ही व्यवसाय को समाज के स्त्रीकरण का आधार माना गया है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्गों का उदय हुआ तथा व्यवसाय की समानता के आधार पर आधुनिक युग में विभिन्न वर्ग बने। उदाहरण के लिए शिक्षक का पेशा निश्चित रूप से मजदूरी का पेशा अपनाने वाले से ऊंचा व अलग होता है। व्यवसाय की प्रकृति ही व्यक्तियों में ऊंच नीच की भावना तथा अपने व्यवसाय से संबंधित सदस्यों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग व आत्मीयता की भावना को जन्म देती है। अतः व्यवसाय प्रकृति वर्ग निर्धारण का आधार है। फिर तीसरी पॉइंट जो आता है वो है निवास स्थान का आधार। वर्ग निर्धारण में निवास करने का स्थान भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शहर एवं गांव विभिन्न हिस्सों में बटा रहता है, जिन्हें कि मोहल्लों, वार्डों के विभिन्न क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। समाज के सदस्यों के मन में इन क्षेत्रों के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण बन जाता है और एक विशेष प्रकार की भावना होती है, और इसी के आधार पर वहाँ निवास करने वालों की स्थिति का निर्धारण किए जाने लगता है। उदाहरण के लिए सिविल लाइन, सराफा बाजार, मेन बाजार आदि ऐसे क्षेत्रों के उदाहरण हैं जिनके साथ आर्थिक सुदृढ़ता की भावना जुड़ी रहती है और इन क्षेत्रों के निवासियों को आर्थिक दृष्टि से उच्च वर्ग का माना जाता है। इसी प्रकार लेबर कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ियों का मोहल्ला, चमरोला, बसूरियाना आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रहने वालों में मुख्यतः निम्न वर्ग के या गरीब व्यक्ति ही होते हैं। अतः व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार ही अपने रहने के स्थान का चयन करता है। निवास फिर आता है अगला पॉइंट 4 शिक्षा। अब अगला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा अर्थात ज्ञान प्राचीन समय से ही सामाजिक प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण आधार
माना जाता रहा है। एक विचारक के अनुसार ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। मनुष्य के दो नेत्र तो होते ही होते हैं, लेकिन ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया है। शिक्षा वह महत्वपूर्ण माध्यम है जो व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों का विकास करती है तथा उसे सामाजिक व्यवहार करने योग्य बनाती है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा की क्षमता या अक्षमता के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है और समान दृष्टिकोण रखने वाले एक वर्ग विशेष के सदस्य हो जाते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षित वर्ग एवं अशिक्षित वर्ग। फिर आता है पांचवा पॉइंट, धर्म। भारतीय समाज में धर्म अनादिकाल से समाज का महत्व का विषय रहा है और विभिन्न वर्गों का आधार बना रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के समय भारतीय साम्राज्य हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज वर्ग में विभक्त था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, किंतु आज भी हिंदू वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, क्रिश्चियन वर्ग के रूप में समाज में विभक्त है। फिर अब अगला पॉइंट आता है छठा, जाति। जाति भी वर्ग निर्धारण का एक मुख्य आधार है, जिसके आधार पर वर्तमान समय में विभिन्न जाति वर्ग देखे जा सकते हैं। जाति में भी उच्चता एवं निम्नता की भावना समाहित रहती है। इस प्रकार जाति भी वर्ग निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि किसी वर्ग निर्धारण के विभिन्न आधार हैं जो कि समाज को विभिन्न स्तरों या भागों में बांटते हैं। रॉबर्ट बीयरस्टीड ने वर्ग निर्धारण के वर्ग निर्धारण के आधारों को निम्न 7 प्रकार से स्पष्ट किया है। पहला, संपत्ति, धन, पूंजी या आय। दूसरा, परिवार या रक्त समूह। तीसरा, निवास का स्थान। चौथा, निवास की अवधि। पांचवा, पेशा। छठा, शिक्षा। और सातवां, धर्म। जबकि थॉमस बेबल ने समाज को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। परजीवी या अनुत्पादक विलासी वर्ग, ब पुराने रईस या नवाब, धनाढ्य वर्ग, स नवधनाढ्य या सट्टेदार, द उत्पादक श्रमजीवी वर्ग। उसके बाद में आते हैं बेवलन वर्ग। बेवलन का कहना है कि प्रत्येक वर्ग अपने से ऊंचे वर्ग में पहुंचने हेतु आकर्षक व विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपयोग अधिक से अधिक करता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्ग निर्धारण के लिए किसी एक आधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्ग निर्धारण के विभिन्न आधार हैं। नवीन वर्ग व्यवस्था अथवा वर्ग व्यवस्था के नए आयाम। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के स्त्रीकरण का प्रमुख आधार वर्ग व्यवस्था ही रही है। आधुनिक समाज में बढ़ते औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा तथा विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य आंदोलनों के कारण परंपरागत वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन आया है। कई नए वर्गों का जन्म हुआ और पुराने वर्गों का लोप भी। वर्तमान समाज में विद्यमान प्रमुख नवीन वर्ग व उनकी भूमिका को निम्नानुसार समझा जा सकता है। पहला वर्ग आता है बुद्धिजीवी वर्ग। पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं नवीन विचारधाराओं के प्रभाव से विवेकवाद, जनतंत्रवाद, विज्ञानवाद आदि मूल्यों पर आधारित नए भौतिक वर्गों का उदय हुआ। इससे राजाराम मोहन रॉय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का बौद्धिक वर्ग अग्रणी था। वास्तविकता यह थी कि इस देश में आधुनिक शिक्षा व वैज्ञानिक ज्ञान का जैसे तैसे विस्तार होता गया, उसी के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग का आकार भी बढ़ गया। फलतः आज शिक्षकों, सामाजिक विचारकों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों आदि के एक विशाल बुद्धिजीवी वर्ग को इस देश में देखा जा सकता है। कुछ भी हो, इस बुद्धिजीवी वर्ग ने भारतीय समाज व्यवस्था को संगठित व स्वस्थ रूप देने
में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। स्मरण रहे कि इस देश में सभी समाज सुधार व धर्म सुधार, यहाँ तक कि राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन इसी बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा ही प्रारंभ किए गए। दूसरा वर्ग आता है शासक वर्ग। शासक वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के लोग आते हैं। ये शासन व्यवस्था में विभिन्न पदों पर रहते हुए शासन तंत्र का संचालन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बार इस वर्ग के लोगों में बदलाव होता रहता है। कभी किसी राजनीतिक दल के लोग शासन वर्ग में आते हैं तो कभी किसी अन्य दल के। इस वर्ग का प्रमुख कार्य देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान करना होता है। ये वर्ग अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में लगा भी रहता है और कई रूपों में उसे सफलता भी मिली है। पर वर्तमान में देश राजनीति के गिरते स्तर, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा सत्ता लोलुपता की भावना ने इस वर्ग की कार्यप्रणाली को कलुषित कर दिया है। तीसरा आता है मजदूर या श्रमिक वर्ग। भारत की कुल आबादी का लगभग 1/3 भाग इस वर्ग के अंतर्गत आता है। ये मेहनतकश सर्वहारा लोगों का वर्ग है जिसके पास रोटी रोजी कमाने के लिए श्रम के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए इस वर्ग के सदस्य मिलकर मिल और कारखानों में काम करते हैं, खानों व चाय बागानों में दिन रात मेहनत करते हैं, रिक्शा, ठेला, टैक्सी या बस चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं। भारत में आर्थिक तौर पर उनकी स्थिति बहुत ही गिरी हुई है। इन्हें ना तो उचित भोजन मिलता है, ना पूरे कपड़े और ना ही समुचित विकास। चौथा वर्ग आता है कृषक वर्ग। सामान्यतः कृषक वर्ग को भी श्रमिक वर्ग का ही एक उपभाग माना जाता है। फिर भी भारतीय समाज के संदर्भ में इस वर्ग का प्रमुख उल्लेख इस कारण जरूरी है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी इस देश की कुल जनसंख्या की लगभग 75% जनता गाँवों में निवास करती है। वह देश के कुल श्रमिकों या श्रम शक्ति का लगभग 65% लोग कृषक है। खेती करना ही इस वर्ग के सदस्यों का मुख्य पेशा है। ये वर्ग पहले भी था, आज भी है, परंतु आधुनिक भारत में इसके स्वरूप में प्रकृति में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। दूसरे शब्दों में यंत्रीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण एवं राजनीतिकीकरण का कुछ न कुछ प्रभाव ग्रामीण समुदायों में रहने वाले इस वर्ग के सदस्यों पर पड़ा है। फिर भी यह वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राण शक्ति है। पांचवा पॉइंट आता है पूंजीपति वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगपति, मील कारखानों, खानों तथा व्यावसायिक घरानों के मालिक आते हैं। इसी वर्ग को कार्ल मार्क्स ने शोषक वर्ग की संज्ञा दी है। यानी जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग को कार्ल मार्क्स ने शोषक वर्ग कहा है। प्रश्न भी आता है कि शोषक वर्ग किसे कहा जाता है, तो पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग कहा जाता है। ये वर्ग संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की पूंजी को अपनी मुट्ठियों में बंद करके रखता है और इसी कारण देश के आर्थिक क्रियाकलापों, उत्पादन, वितरण आदि पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ तक कि सरकार की आर्थिक नीतियों का दिशा निर्धारण इन्हीं के इशारे पर होता है। अपनी विशाल शक्ति के कारण इस वर्ग में सरकार पर अनुचित दबाव होता है, अनुचित दबाव तक डालने की क्षमता होती है। यह विलासी वर्ग भी है, खूब ऐश आराम की जिंदगी बिताता है, दृष्टि आकर्षण, उपभोग और बर्बादी भी करता है। यही वर्ग चुनाव के समय अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चुनाव फंड में बहुत बड़ी रकम चंदे में देता है और यही वर्ग करोड़ों रुपए के आयकरों व संपत्ति करों की चोरी भी करता है। वर्तमान भारत में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया क्रियाशील है, ये वास्तव में इसी वर्ग की देन है। इसके अंतर्गत मुख्यतः बड़े थोक व्यापारी आते हैं जो कि वस्तुओं के उत्पादक
व उपभोक्ता के बीच की एक कड़ी का काम करते हैं। अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए यह कुछ भी कर सकता है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा काला बाजारी इस देश के व्यापारी वर्ग के कार्य हैं। यह व्यापारिक विज्ञापनों के माध्यम से लोगों की रुचि, आनंद तथा फैशन को बदलने में सहायक होता है और लोगों को देश विदेश के नए नए उत्पादनों के संबंध में जानकारी देकर उन्हें अप टू डेट बनाने में मदद करता है। यही वर्ग व्यापार के नए नए तरीकों को खोजकर नए परिवर्तनों को लाने में मददगार सिद्ध होता है। अब हमारा छठा पॉइंट आता है स्वतंत्र पेशों में लगा अभिजात वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, वकील, कलाकार आदि आते हैं, जो कि किसी के नौकर के रूप में काम न करके स्वतंत्र रूप में अपने कार्य एवं कर्तव्यों को करते रहते हैं। ये वर्ग किसी न किसी रूप में जन सेवा में लगा रहता है, किंतु देश के सामान्य नैतिक पतन का प्रभाव इस वर्ग पर भी पड़ा है और इसके भी अधिकांश सदस्य सस्ते व आसान ढंग से पैसा कमाने की फिराक में रहते हैं, यानी सस्ते और तरीके से और सरल तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसका सामाजिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये भी बुद्धिजीवी वर्ग का ही एक अंग है, एक भाग है और अपने ज्ञान व तर्क के आधार पर अनेक सामाजिक परिवर्तनों को लाने में सहायक होता है। स्वतंत्र व्यवसाय में लगा एक विशिष्ट वर्ग तस्करों का है, जो चोरी छिपे सोना, कपड़ा, विदेशी मुद्रा, फिल्म आदि असंख्य चीज़ों को विदेशों से इस देश में ले जा सकते हैं, इस देश से विदेशों को ले जा सकते हैं। इस वर्ग का संगठन अत्यंत ही सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं गोपनीय है। ये करोड़ों का सौदा करते हैं। इनका उच्चतम नेता का एक सम्राट से कम हैसियत का नहीं होता है। कहते हैं कि देश में इस वर्ग ने ना तो सरकार के समानांतर अर्थव्यवस्था को चला रखा है और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर इनका कारोबार चलता रहता है। ये तस्करों का वर्ग देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये देश को परिवर्तन की स्वस्थ दिशा से पथभ्रष्ट कर देता है। अब हमारा सातवां पॉइंट आता है नौकरशाह वर्ग। नौकरशाह वर्ग एक प्रकार का संस्थानात्मक संगठन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्य को चलाने के लिए अनेक व्यक्तियों, विशेषज्ञों के कार्यों में तर्कसंगत रूप में समन्वय करना होता है। सरकारी सचिवालय के कर्मचारी अथवा जिला स्तर पर कलेक्टर आदि नौकरशाह वर्ग के सदस्य होते हैं। ये वर्ग उन संगठित कर्मचारियों का बोध करा जाता है, जो सरकार के एक स्थायी अंग के रूप में निरंतर शासन प्रबंध से संबंधित कार्यों को करता रहता है और सरकार के बदल जाने पर भी उस पर कोई आँच नहीं आती है। भारत में इस वर्ग का प्रशासनिक कार्यों को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है।